नमस्कार। आज हम मेल रॉबिन्स के एक काफी दिलचस्प विचार पर बात कर रहे हैं। जे शेट्टी के पॉडकास्ट पर उन्होंने बताया था, लेट देम थियरी। हाँ, उन्हें रहने दो सिद्धांत। सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है, पर शायद इसमें तनाव कम करने और अपनी एनर्जी सही जगह लगाने की चाबी छुपी है। बिल्कुल। तो चलिए आज जरा इसकी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, काम पर, रिश्तों में कहाँ-कहाँ काम आ सकता है। जरूर। देखिए, ये सिद्धांत असल में ना एक तरह का मानसिक बदलाव है, एक टूल है। हमारा ज्यादातर स्ट्रेस, हमारी परेशानी वो इसीलिए होती है क्योंकि हम उन चीजों को बदलने या कंट्रोल करने में लगे रहते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हाँ, ये बात तो है। दूसरों को, सिचुएशंस को बदलने की कोशिश में कितनी एनर्जी जाती है। बहुत ज्यादा। तो फिर मेल रॉबिन्स कहती हैं कि कंट्रोल में है क्या? क्या है वो चीजें? हमारे एक्शंस, मतलब हम क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं। और तीसरा, हम अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कैसे समझते हैं और कैसे संभालते हैं। बस, इसके अलावा सब कुछ, सच में सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। सब कुछ। अच्छा, तो उन्हें रहने दो का मतलब ये हुआ कि जब कोई ऐसी सिचुएशन या कोई इंसान सामने आए जिसे हम बदल नहीं सकते, जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट है जो बहुत रूड है, या बॉस का मूड खराब है, या कोई दोस्त कुछ ऐसा कर रहा है जो हमें ठीक नहीं लग रहा, हाँ, बिल्कुल। तो उसे वैसे का वैसा स्वीकार कर लें, बस। हाँ, लेकिन देखिए, ये हार मान लेना नहीं है, या ऐसे निष्क्रिय हो जाना भी नहीं है। ये असल में उस स्थिति से थोड़ा ऊपर उठना है, उसे होने देना है जैसा वो है, स्वीकार करना है, और अपनी जो मेंटल एनर्जी उस पर खर्च हो रही थी ना, उसे बचाना है। ये है पावर वापस लेना। अच्छा, पावर वापस लेना, ये नहीं कि बस झेल रहे हैं। ये दिलचस्प है। पर ये जो आम सलाह होती है, जाने दो या लेट गो, उससे ये अलग कैसे है? देखिए, जाने दो में कई बार एक तरह की निराशा या हार का भाव आ सकता है कि भाई छोड़ो, अब उन्हें रहने दो। ज्यादा न्यूट्रल है, तटस्थ। आप स्थिति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस स्वीकार कर रहे हैं। और फिर आता है इसका दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा, मुझे करने दो, लेट मी। मुझे करने दो, इसका क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब है कि ठीक है, आपने भारी स्थिति को स्वीकार कर लिया, उन्हें रहने दो, उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब अपना पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी इस पर लाइए कि मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, मैं अब क्या सोचूंगा, मैं अपनी भावनाओं को कैसे मैनेज करूंगा। मतलब अपनी तरफ की जो प्रतिक्रिया है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना। ओके, तो अपनी प्रतिक्रिया पर फोकस, ये तो काम की जगह पे बहुत काम आ सकता है। वहाँ तो अक्सर ऐसी स्थितियां बनती हैं, जैसे कोई मीटिंग चल रही है, आपकी बात किसी ने सुनी नहीं, या किसी सहकर्मी ने आपके काम का क्रेडिट ले लिया। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उन पलों में पहला कदम क्या है? उन्हें रहने दो। ठीक है, मीटिंग को वैसे ही चलने दो, सहकर्मी को क्रेडिट लेने दो। ये हो रहा है, आप इसे रोक नहीं सकते फिलहाल। फिर तुरंत दूसरा कदम, मुझे करने दो। अब मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? क्या मैं शांति से बाद में अपनी बात सही फोरम पर रखूंगा? क्या मैं ऐसे एक मोटिवेशन बनाऊंगा कि अगली बार और बेहतर काम करूं? कंट्रोल यहां है, आपकी प्रतिक्रिया में, आपके एक्शन में। काम की जगह पर तो ये कंट्रोल छोड़ने वाली बात समझ आती है, लेकिन सोचिए निजी रिश्तों में, अपने करीबी लोगों के साथ ये कितना मुश्किल हो सकता है ना? जब हम चाहते हैं कि सामने वाला बदले, उनकी कोई आदत हमें परेशान करती है। हाँ, ये सबसे मुश्किल एप्लीकेशन है इसकी, पर सिद्धांत वही है। सच तो ये है, कड़वा सच, कि हम किसी और को बदल नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। लोग तभी बदलते हैं जब वो खुद बदलना चाहें और बदलने की उनमें एक क्षमता हो। सही बात है। तो उन्हें रहने दो का मतलब है उन्हें वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं, उनकी कमियों, उनकी अच्छाइयों, सब के साथ। उनके व्यवहार को आपको उनकी सच्चाई बताने दें, अपनी उम्मीदों को नहीं। मेल रॉबिन्स ने अपने पति क्रिस का उदाहरण दिया था शायद, कि कैसे सिर्फ चिढ़ने की बजाय जरूरतें बताना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, वो मुझे करने दो का हिस्सा है। पहले उन्हें रहने दो, यानी पति को वैसा रहने दो जैसा वो है, उसकी आदतों के साथ। फिर मुझे करने दो, यानी अपनी जरूरतें शांति से क्लियरली बताना। जैसे, जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे ऐसा महसूस होता है, बिना इल्जाम लगाए। और अगर बताने के बाद भी बदलाव नहीं आता, तो उनके व्यवहार को उनकी प्राथमिकता या उनकी लिमिटेशन समझने दें। फिर आप तय करें कि इस सच्चाई के साथ आप रिश्ते में कैसा रहना चाहते हैं। ये गहरा है, और यही बात दोस्ती पे भी लागू होती होगी, खासकर जब हम बड़े होते हैं, एडल्ट लाइफ में। दोस्तों की जिंदगियां बहुत अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। हाँ, वयस्क दोस्ती, एडल्ट फ्रेंडशिप्स,
वो अक्सर 3 चीजों पर बहुत निर्भर करती हैं। मेल रॉबिन्स ने बताया था। एक है प्रॉक्सिमिटी, मतलब क्या आप मिलने जुलने के लिहाज से आसपास हैं? दूसरा है टाइमिंग। क्या आपकी जिंदगी के इस फेज में दोस्ती के लिए जगह और जरूरत है? और तीसरा है एनर्जी। क्या दोनों तरफ इसे निभाने की इच्छा शक्ति, वो मेंटल और इमोशनल बैंडविड्थ है? अच्छा, प्रॉक्सिमिटी, टाइमिंग, एनर्जी। हाँ, इनमें से कुछ भी बदलता है तो दोस्ती का डायनामिक बदल सकता है, स्वाभाविक रूप से। तो वहां भी उन्हें रहने दो, दोस्तों को उनकी जिंदगी जीने दें, उनके फैसले लेने दें। और मुझे करने दो, मतलब दोस्ती निभाने की अपनी तरफ से कोशिश करें, पहल करें, कॉल करें, मिलने का प्लान बनाएं, लेकिन नतीजा उन पर छोड़ दें। वो मिलेंगे या नहीं, वो उनकी मर्जी। इस सब में जो एक बहुत बड़ा फायदा मुझे नजर आ रहा है वो है उस भारी मानसिक बोझ से छुटकारा जो हम दूसरों के बारे में सोच सोचकर, उनके व्यवहार को एनालाइज करके, उनसे उम्मीदें लगाकर उठाते हैं। वो सारी मेंटल एनर्जी बच जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एनर्जी बचाने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि हम खुद को कितना नुकसान पहुंचाते हैं जब हम अनियंत्रित को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वो जैसे बंद दरवाजे को धक्का देते रहना, थक भी जाते हैं और दरवाजा खुलता भी नहीं। सही कहा। वो जो बची हुई ऊर्जा है वो फिर आप अपने विकास पर, अपनी शांति पर, अपने गोल्स पर लगा सकते हैं। सोचिए कितना कुछ कर सकते हैं उस एनर्जी से। तो कुल मिलाकर ये उन्हें रहने दो सिद्धांत, ये एक तरह से हमें बाहरी चीजों पर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उन पर व्यर्थ ऊर्जा लगाना बंद करने को कहता है और हमें अपनी आंतरिक दुनिया, हमारे विचार, हमारे एक्शन, हमारी भावनाएं, इनको संभालने पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। बिल्कुल। और अंत में सोचने वाली बात यह है, अगर हम सच में ईमानदारी से दूसरों को उनके हाल पर छोड़ दें, उनके व्यवहार को उनकी सच्चाई मान लें और अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ अपने नियंत्रण की उन 3 चीजों को साधने में लगाएं, अपने विचारों, अपने कर्मों और अपनी भावनाओं को बेहतर बनाने में, तो हम अपनी कितनी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। शायद असली कंट्रोल बाहरी दुनिया पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं पर महारत हासिल करना है। ये शायद ज्यादा शक्तिशाली नियंत्रण है।